जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों को व्याख्या से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया? ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन 2006, 89वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उनकी 15% तक मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित कर दी गई है। पहले ये 10% थी, उसको बढ़ा करके 15% कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 89वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक से राष्ट्रीय आयोग की बात की गई थी 89वें संविधान संशोधन में। 93वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो जो शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई है शिक्षण संस्थाओं में 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। ठीक है। और 91वें संविधान संशोधन में 15% संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा की। और उसके बाद में 92वां जो संविधान संशोधन है 2003, उसमें क्या किया गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा या राज्यों में विधानसभा के जो अधिकतम संख्या है उसका 15% तक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। 89वें संविधान संशोधन एसटी के लिए पृथक से राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। और 93वें संविधान संशोधन 2006 शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है संघ के मंत्रिमंडल का प्रधान, संघ के मंत्रिपरिषद का प्रधान, संघ सरकार का प्रधान और संघ के प्रशासन का प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्री परिषद का प्रधान। प्रधानमंत्री जो केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उपमंत्री सारे शामिल होते हैं। उस मंत्रिपरिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और राज्य में कौन होगा इसका अध्यक्ष? राज्य में इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक रूप से बात करें, सामूहिक रूप से अगर हम बात करें तो यह उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति यानी कि निम्न सदन के प्रति ये उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के बारे में कहा जाता है कि ये एक साथ घूमती है और एक साथ इसके सदस्य तैरते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति होती है। और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने। संसद का ऐसा कोई व्यक्ति, दोनों सदन राज्यसभा या लोकसभा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको कितने दिनों तक मंत्री बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह तक। अगर 6 माह के भीतर वो किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसका मंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंत्री बनाने के लिए उसको संसद का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? केवल एक वोट के कारण गिर गई थी। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल 1999 को इनकी सरकार केवल एक मत से, एक वोट से गिर गई थी। जब लोकसभा में, जब संसद में इसकी क्या हुई थी, बहस हुई थी लोकसभा में, तो केवल एक मत से ये सरकार गिर गई थी। और ये सरकार केवल 13 महीने तक चली थी उस समय। यानी कि पूर्व की तरफ देखो, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई युद्ध स्मृति
राजीव गांधी, आई के गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1991 में 1991 जुलाई 1991 में इन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए। क्या लागू किए? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों की नीति किस प्रधानमंत्री ने लागू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। लुक ईस्ट नीति में क्या था कि जो भारतीय भारतीयों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते थे, कृषि से संबंधित उत्पाद या फिर अन्य उत्पाद, उनको वैश्विक बाजार में बेचने के लिए एशिया के जो पूर्वी देश थे उनसे मैत्री स्थापित करने की बात की गई थी लुक ईस्ट नीति में। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी इसमें? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण नीति कहा गया। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो नीति लाई गई उसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति कहा गया। ठीक है। आर्थिक सुधारों की नीति भी थी और लुक ईस्ट नीति भी पीवी नरसिम्हा राव। निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वित्त आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योजना आयोग, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल उनके कार्यकाल के दौरान निधन नहीं हुआ? जिनका उनके कार्यकाल के दौरान निधन नहीं हुआ। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी है पीवी नरसिम्हा राव। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते हुए मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की भी पद पर रहते हुए मृत्यु, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु, इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। और पीवी नरसिम्हा राव जैसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे? कौन सा प्रधानमंत्री था जिनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है 3 बार एग्जाम्स में। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और राजीव गांधी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे। कितने? दो उप प्रधानमंत्री रहे और वो थे जगजीवन राम और चरण सिंह। ये दो उप प्रधानमंत्री रहे। हालांकि बाद में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है। तो 8 बार अब तक उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। कितनी बार? 8 बार उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं और इन 8 बार में 7 व्यक्तियों को चुना गया था। 7 व्यक्ति थे जो 8 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। इनमें से देवीलाल की अगर हम बात करें तो ये 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो 7 व्यक्ति थे, 8 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देवीलाल 2 बार। ठीक है। निम्न में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल की अगर बात करें तो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। एक बार तो शास्त्री की मृत्यु के बाद और दूसरा पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद में। 2 बार ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें आंसर नहीं दे दिया। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है आर्टिकल 75 के अनुसार। आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जो बहुमत दल में नेता होगा उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। निम्न में से कौन सी पंडित नेहरू की पुस्तक में है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर एंड द अनटचेबल्स। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये तीनों हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। और द अनटचेबल्स की अगर हम बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है।
संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। संसदीय जो व्यवस्था है उसमें संसद जो है उसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है, क्या जवाबदेही है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और निरंतर, कभी कभी केवल निम्न सदन की बैठकों के दौरान। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसकी निम्न सदन यानी कि लोकसभा में प्रत्यक्ष जवाबदेही होती है और निरंतर जवाबदेहीता रहती है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा और मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है। मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद की अगर शक्तियों की बात करें अनुच्छेद 77, 75, 88 और 74, कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का क्या है, उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। ठीक है। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो पीएम की नियुक्ति से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 77 की अगर हम बात करें तो कार्य आवंटन नियम, कार्य आवंटन के नियम आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल अगर 88 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री की बात की गई कि कोई भी मंत्री वह भले किसी भी सदन का हो, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है, वो दोनों मतों में, दोनों सदनों में क्या कर सकता है? बैठकों में भाग ले सकता है, उनको संबोधन कर सकता है, लेकिन मत उसी उसमें देगा, उसी सदन में देगा जिसका क्या है, वो सदस्य है। ये आर्टिकल 88 में बात कही गई है मंत्रियों के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को किस विद्वान ने एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में कहा है? माइनर विनर, ग्रेनविल ऑस्टिन, भिक्षु पारिक और रजनी कोठारी। मतलब इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जब स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष थे 1947 से लेकर के 1975 तक, तो भारत में लगभग एक ही दल जो था वो बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा था। तो इस वजह से एक दल प्रबल प्रणाली उसको घोषित किया गया था। तो ये किसने बोला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने भारत की जो स्वतंत्रता के बाद में प्रारंभिक जो वर्ष थे उसमें जो संघीय प्रणाली थी उसको एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में बताया है रजनी कोठारी ने। भारतीय संविधान के इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? धन निष्कासन, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और भूलाबाई देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हो समय राज्यसभा के सदस्य थे? किसके सदस्य थे? राज्यसभा के। अधिकतर होता क्या है अधिकांशतः कि जो प्रधानमंत्री होता है नियुक्त होते समय निम्न सदन यानी कि लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य था कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय? चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय कौन से सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। निम्न में से किस प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था? विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था लोकसभा में। कौन से प्रधानमंत्री की बात है? एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल और मोरारजी देसाई। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा और एक और प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। इन दोनों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे, विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का इनको मुंह देखना पड़ा था। ठीक है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर दल की कार्यकारिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो विभागों में दल का जो विभाग है उनका बंटवारा करता है मंत्रियों के बीच में। ठीक है, और ये उसका विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेशी धरती पर हुई? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। चारों ऑप्शन आपके सामने है,
आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी 1960 ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है। और ये जो समझौता हुआ था वो किसकी मध्यस्थता से हुआ था? सोवियत संघ की मध्यस्थता से। सोवियत संघ की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1960 को। ठीक है। और उसी ताशकंद समझौते के बाद में उसी रात ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। तो विदेशी धरती पर मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या राष्ट्रपति। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सियाचिन की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सियाचिन की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब ये ऑपरेशन चलाया गया था तो प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सियाचिन की प्राप्ति के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत इंदिरा गांधी के समय। ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करें तो ये पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराने के लिए किया गया था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में। 1961 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे पीएम नेहरू। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन विजय पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराने के लिए 1961 में जो ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन शक्ति की अगर हम बात करें तो ये सेकंड परमाणु परीक्षण जो किया गया था अटल बिहारी के समय उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की हम बात करें तो ये फर्स्ट परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून की अगर हम बात करें इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हुआ था राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के समय 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई राजीव गांधी के समय। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी सरकार के समय। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के समय। 1999 बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। और आर्थिक उदारीकरण की हम बात करें तो आई के गुजराल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर का पता लगाना है। तो देखते हैं जून 1984 की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? जो स्वर्ण मंदिर है उसको आतंकवादियों से मुक्त करवाने के लिए। और उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार। तो ये ऑप्शन अपना एकदम सही है। भारतीय संविधान में जब सबसे ज्यादा व्यापक संविधान संशोधन हुए थे, व्यापक संशोधन हुए थे, वो इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुए थे। ठीक है। 1999 बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। किसके द्वारा? बस के द्वारा। फरवरी 1999 में अटल बिहारी ने बस के द्वारा पाकिस्तान की यात्रा की थी। और ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बस के द्वारा कहाँ की यात्रा की थी? पाकिस्तान की। ठीक है। आर्थिक उदारीकरण की हम बात करें तो ये पीवी नरसिम्हा राव के समय। पीवी नरसिम्हा राव के समय। आई के गुजराल उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। आर्थिक उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। एलपीजी की नीति जिसे बोलते हैं। तो आगे देखते हैं।
मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो देखो स्तर की अगर हम बात करें तो 4 स्तर के मंत्री होते हैं। 4 स्तर के मंत्री होते हैं। और सरकार की बात करें तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। चारों स्तर कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। तीसरा है राज्य मंत्री और चौथा है उप मंत्री। ये 4 क्या है? स्तर है मंत्रियों के। और प्रकार की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कैबिनेट मंत्रियों की बात पूछिए। कैबिनेट मंत्री किसी मंत्रालय के मुखिया होते हैं। कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होता है और इनकी सदस्य संख्या निर्धारित होती है। तो जो कैबिनेट मंत्री है वो उनके पास कोई ना कोई विभाग रहता है, उस विभाग के वो मुखिया होता है। एकदम सही है। कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनका जो समूह होता है उसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। और प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री में शामिल होता है, ये भी सही है। सदस्य संख्या निर्धारित होती है, इनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं होती है। देखो मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद की संख्या जो है, सदस्य संख्या, वो तो 15% निर्धारित की गई है। लेकिन मंत्रिपरिषद में क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, 4 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती है। नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान कौन सी घटना नहीं हुई? नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान 27 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। 17 अक्टूबर 1949 306 ए जोड़ा गया। 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। पंचशील समझौता चाउ एन लाई के साथ किया गया। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर बताइए आप। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो 27 अक्टूबर 1947 को नहीं हुआ था, वो हुआ था 26 अक्टूबर को। इसीलिए हम विलय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विलय दिवस मनाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय किसमें हुआ था? भारत में। और इसके दूसरे दिन ही यानी कि 27 अक्टूबर को युद्ध चालू हो गया था। ठीक है। 17 अक्टूबर 1949 को 306 ए जोड़ा गया। 306 ए जोड़ा गया था 17 अक्टूबर 1949 को। और इसी 306 ए को बाद में अनुच्छेद 370 कहा गया। यानी कि जो अनुच्छेद 370 था वो पहले 306 ए था और 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया। 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। और जो एस के धर आयोग था वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से उसने इनकार किया था। एस के अंदर जो आयोग था वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो या नहीं हो इसके लिए गठित किया गया था। लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। पंचशील समझौता चाउ एंड लाई, चाइना के थे, इनके साथ में पंचशील समझौता किया गया था। तो इसमें 26 अक्टूबर 1947 आएगा, 26 अक्टूबर 1927 की जगह। ठीक है। आगे बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल नहीं थे? मतलब कौन शामिल नहीं है? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पर्णिकर और पट्टाभी सीता रमैया। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राज्य पुनर्गठन अगर आयोग की हम बात करें तो 1953 में यह गठित किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है। और हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्णिकर क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य नहीं थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो इसकी सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 से लागू। ठीक है। और इसने बोला कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने कहा कि राज्यों को 2 इकाइयों में बांट सकते हैं। पहले ए बी सी डी 4 इकाइयां थी, इन्होंने बोला कि राज्यों को केवल 2 इकाइयों में बांटो, यूनियन टेरिटरीज और राज्य। ठीक है। 2 आधार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। उस समय की अगर हम बात करें तो 14 राज्य थे और 6 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थी जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग
की स्थापना की गई। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थे और 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। ठीक है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुए कार्य में कौन सही नहीं है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, शिमला समझौता 1972 और परमाणु परीक्षण 18 मई 1970। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में मोरारजी देसाई जो थे वो उप प्रधानमंत्री बन गए थे। मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? के हनुमंतैया। के हनुमंतैया को इसका बनाया गया था। बाद में अध्यक्ष किसका? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का। ठीक है। दूसरी आगे हम बात करते हैं कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया गया था और इसको वापस से प्रभावित करने के लिए 25वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें 31C जोड़ा गया था। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। 25वां संविधान संशोधन 1971 किया गया था इसके लिए। शिमला समझौता की अगर हम बात करें तो ये 1972 में किया गया था और शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। जुल्फिकार भुट्टो उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ठीक है। परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो 18 मई 1970 को नहीं किया गया था। परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था और इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था कि हमारे द्वारा जो परीक्षण किया जा रहा है उसमें हमारे बम फूटते हैं या नहीं है, यानी वास्तव में परीक्षण सफल रह पाता है, नहीं रह पाता है। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। और जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था और उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति 1988 में। ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया? प्रधानमंत्री रहे लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में एक भी बार किसका सामना नहीं किया? लोकसभा का सामना नहीं किया। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर जाएगा चौधरी चरण सिंह। किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह और इन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कौन सी घटना सही नहीं है? मतलब कौन से कार्यक्रम लागू नहीं हुए? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से लागू। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2011 से लागू और घरेलू हिंसा कानून 2005 24 अक्टूबर 2006 को लागू। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात करें तो बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था और ये 2 फरवरी 2006 से केवल और केवल ग्रामीण इलाकों में लागू हुई थी। सूचना का अधिकार की अगर बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें 2009 की तो ये 1 अप्रैल 2011 से लागू नहीं हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है। घरेलू हिंसा कानून की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। तो ये 32 क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित। ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या आपको इसमें कुछ मिस्टेक नजर आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि और लगभग आपके क्वेश्चन सही होंगे और रीत में इनमें से काफी सारे क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो आने की संभावना है। तो लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आपके पास समय बहुत कम बचा है। जय हिंद, धन्यवाद।